तो दोस्तों क्या हाल है। मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, क्योंकि आज हम बहुत सारी मौज मस्ती के साथ, बहुत सारी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का। यस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम सबको और मुझे भी कि हम पहुंच चुके हैं आज अपने हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पे। तो जैसे हमने बाकी के सारे चैप्टर मस्ती के साथ पढ़े, आज इसको भी पढ़ेंगे। चैप्टर सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, मतलब लिटरली फेवरेट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। यहां पे हम पढ़ेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अभी तक भी भैया क्या पढ़ रहे थे? इंडियन पढ़ रहे थे, यस। बट यहां पे हम पढ़ेंगे स्पेशली वो वाला पार्ट जब अंग्रेजों से इंडियंस जो है लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी डिले फटाफट शुरू करते हैं, विदाउट एनी मोर डिले। चलो, सबसे पहला टॉपिक आता है द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म है क्या? तो नेशनलिज्म एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसी फीलिंग थी जो उस समय पूरे देश के लोगों में आने लगी थी। देश के लोगों में मतलब राष्ट्रीयता, कि यार ये हमारा देश है और कोई और आके हम पे कैसे रूल कर सकता है। ये फीलिंग कैसे एमर्ज हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडियंस, वेयर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर डिसाइड। तो ये इंडिया उन लोगों का देश है, ये उन लोगों का देश है जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि क्लास, वो किस सोसाइटी के किस क्लास से आते हैं, कलर, उनका रंग कैसा है, उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्रीड क्या है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं और जेंडर उनका क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फिर भी इस देश में रहते हैं। मतलब हर तरीके के लोग हमारे देश में रहते हैं। द ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और इतने वास्ट वैरायटी वाले देश को भी ये जो अंग्रेज थे ये कंट्रोल कर रहे थे और इनके सारे रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करा हुआ था। अब ऐसे में परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी, हर व्यक्ति ब्रिटिश सरकार से बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। द पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर स्टार्टेड फॉर्मिंग आफ्टर 1850, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन 1870s एंड 80s। तो 1850s में जाके क्या हुआ, ऑफिशियली कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे। पॉलिटिकल ग्रुप्स मतलब देखो, अगर आपको अपने देश में आजादी चाहिए तो आपको अपने देश की पॉलिटिक्स बनानी पड़ेगी। गलत वाली नहीं, नेगेटिव नहीं, अच्छी पॉलिटिक्स। मतलब अगर देश आपको खुद चलाना है तो आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और गवर्नमेंट कब बनती है? जब इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पार्टीज। हम पार्टीज को वोट देते हैं ना। तो अगर हमारे पास अपने देश की कोई पार्टी नहीं होगी तो भाई क्या फायदा, तुम कैसे अपना देश चलाओगे? ये दिक्कत थी। तो क्या शुरू हुआ, आप यहां पे फॉर्मेशन शुरू हुआ हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का। द इंपॉर्टेंट वंस वर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम यहां पे हाईलाइट कर लो अपनी बुक में या कहीं पे लिख लो। तो पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी तीन में से? द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट थी आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी आगे हम और बेटर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. तो होता क्या है, क्योंकि देश में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, तो दो बड़े रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि आया, उसमें क्या था कि आप अब अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर या कोई बुक नहीं लिख सकते। इससे वो लोगों ने बहुत अपोज करा कि मतलब पहले क्या होता था, लोकल लैंग्वेज में मराठी, जो जैसे महाराष्ट्र के लोग मराठी में और अलग पंजाब के लोग पंजाबी में लोकल न्यूज़पेपर सर्कुलेट करते थे। उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होती थी ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है बुरा। बट इन्होंने कर दिया कि नहीं, अब आप सिर्फ उस भाषा में लिख सकते हो, वो है अंग्रेजी या हिंदी, बस, और किसी भाषा में नहीं लिख सकते। उसके अलावा दूसरा आया था आर्म्स एक्ट कि 1878 में ये रूल पास किया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदुस्तानी क्या नहीं कर सकता, आर्म्स मतलब गन्स अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो गन्स नहीं रखेगा तो वो फाइट नहीं कर पाएगा। एंड यही था पूरा कॉन्सेप्ट। The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. इंपॉर्टेंट डेट है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी जब पूरे देश से 72 डेलीगेट्स, भैया ये डेलीगेट्स क्या होता है? देखो, जब भी क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव,
समझ रहे हो? एक आप सोचो, आपकी क्लास है 8th क्लास, अगर आपकी पूरी 8th क्लास का कोई चीज होनी है तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव जो मॉनिटर होता है उसको बुलाया जाता है। हर क्लास से एक मॉनिटर को बुलाया जाता है। मेरे यहाँ होता था, आपके यहाँ पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, बट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। अब अगर आपको कोई मीटिंग करनी है, आपकी पूरी क्लास तो उठ के नहीं चली जाएगी, तो एक बंदा जाएगा, या तो वो टीचर होगा या वो मॉनिटर होगा, बस। तो ऐसे ही इन्हें कहते हैं डेलीगेट। तो पूरे देश से 72 डेलीगेट्स बुलाए गए थे। जब वो सब मिले बॉम्बे में, तब फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि आने वाले टाइम में वो पार्टी बनी। जब देश आजाद हुआ तो इस पार्टी ने ही पूरे देश की गवर्नमेंट को संभाला। द अर्ली लीडरशिप: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदिरुद्दीन तैयबाजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स। ये कुछ वो नाम थे, वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये वो नाम थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के समय पे थे और बहुत पॉपुलर नाम थे। और ये मोस्टली कहां से थे? बॉम्बे और कैलकाटा, इन दो जगह से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे। अ नेशन इन मेकिंग: अब यहां पे सिर्फ एक पार्टी नहीं बन रही थी। उस समय के लोगों को तो यही लग रहा होगा कि नई पार्टी बना रहे हैं हम, कोई बात नहीं। बट सोचो, आज हमें फ्यूचर पता है, तो हमें पता है कि वो एक पार्टी नहीं, वो आने वाले टाइम का एक देश बन रहा था। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब आजादी मिली तो यही गवर्नमेंट बन गई, तो वही तो देश चलाने वाले लोग थे। तो वो कितने इंपॉर्टेंट हो गए, समझ रहे हो? The Congress in the first 20 years was moderate in its objective and method. तो माना जाता है कि 1885 में फॉर्मेशन हुआ, तो 95 और 1905 तक इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मॉडरेट थे। ठीक ठीक, मतलब उनके मेन चीजें डिमांड्स क्या थी कि भाई हाई पोजीशन मिलनी चाहिए इंडियंस को भी गवर्नमेंट में। वो कहते थे कि ठीक है सरकार तुम्हारी है, बट यार एटलीस्ट हमें पोजीशंस तो दो कि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए तुम्हारी सरकार में। तो इसी के लिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप सब ने यूपीएससी के बारे में जरूर सुना होगा, है ना? अभी जो नई मूवी आई थी विक्रांत मैसी की, मनोज वाली, वो भी सबने देखी होगी, है ना? 12th फेल, यस 12th फेल मूवी मैंने तो हॉल में देखी थी अपने मम्मी पापा के साथ, बहुत अच्छी मूवी थी, जरूर देखना। तो ये मूवी यूपीएससी के बारे में सबको पता है, बट आपको पता है इंडिया में यूपीएससी शुरू कैसे हुआ? और ये कंप्लीटली एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अब तो ब्रिटिशर्स में भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं होता, बट इंडियन आज भी कराए जा रहे हैं। तो तब एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था। इसका मतलब क्या कि वो अंग्रेज क्या होते थे कि एग्जाम लेते थे, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम, और जो उस एग्जाम को क्लियर करता था वो गवर्नमेंट के लिए ऑफिसर बन जाता था। और यही ऑफिसर बाद में जाके वाइस रॉय और सीनियर पोजीशंस पे जाते थे। बट इंडियंस को अलाउड ही नहीं था। तो जब कांग्रेस नई बनी तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, इंडियंस को भी आप ये परमिशन दो कि वो भी इस एग्जाम में बैठ पाए और खुद को प्रूव कर पाए। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज मतलब कि भाई प्लांटेशन वर्कर जो है उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, इस टाइप की चीजें। आजादी अभी तक की बात नहीं हो रही थी, आजादी की बात नहीं हो रही थी, अभी तक केवल हमारे राइट्स की बात हो रही थी। अब फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यानी कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसकी बात कहां से आई, इस पर बात करते हैं। 1890s में क्या हुआ, कई इंडियंस जो है उन्होंने ये क्वेश्चन उठाना शुरू करा, पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस। उन्हें कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्टाइल था वो समझ नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस जो है ये आजादी तो चाह नहीं रही, ये तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिल गई है। तो बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में कुछ लीडर जैसे कि बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने क्या करा, एक्सप्लोरिंग मोर रैडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड। इन्होंने थोड़े से रैडिकल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो कि सोसाइटी के लिए नॉर्मल नहीं है, जैसे कि गोला बारूद, बम फोड़ो, लड़ो भिड़ो, इस टाइप की चीजें। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने सबसे पहले ये स्लोगन दिया कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्या बोला उन्होंने कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। जब उन्होंने ये बोला तो लोगों के अंदर एक भावना उठी, उन्हें पता चला कि अरे वाह, हम मतलब भूल चुके थे कि ये देश हमारा है और आजादी, ये फ्रीडम, ये हमारा अधिकार है, ये कोई हम भीख में मांग नहीं रहे, हम देश में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो 1905 में वाइसरॉय जो थे उस समय के कर्जन, उन्होंने क्या करा, बंगाल को पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन बंगाल का क्यों हुआ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है और आपको ये नहीं समझनी है, बट पार्टीशन से हुआ क्या, वेस्ट बंगाल और साथ साथ में जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है वो अलग हो गए, ये दो डिफरेंट हो गए। अब ये बंगाल का जो पार्टीशन था, इसकी वजह से पूरा देश बेहद इन्फ्यूरिएट हो गया। इन्फ्यूरिएट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया लोगों की, मतलब लोग भड़क गए इस बात पे
The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian language. तो तभी उसी समय पे क्या चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, यानी कि प्रमोट कर रहे थे कि भाई अपने देश की चीजें यूज करो, अपने देश की एजुकेशन। लोग, बड़े अमीर लोगों की दिक्कत क्या थी ना, अमीर लोग क्या कर रहे थे, उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन बहुत अच्छी लग रही थी, वो कह रहे अपने बच्चों को ब्रिटिशर्स के स्कूल में भेजते थे, इंडियन स्कूलों में नहीं भेजते थे। और वही आज तक चला रहा है। अगर आप सोच के देखो, आज भी जो इंडियन गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कोई भी वहां पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता। आप खुद सोच के देखो, आपको पता है कि उन स्कूलों को क्या हाल है, और वो तब से चला रहा है। तो कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है 1907 में। मैंने आपको बताया ना, 20 साल तक कांग्रेस मॉडरेट रही। उसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई। डिवाइड क्यों हुई इसको समझेंगे। 1905 में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो वो लोग जो कि भाई ऐसे थे जो मानते थे कि भाई बिना लाठी के हम अपना अधिकार नहीं छीन सकते। दूसरे थे गांधी जी टाइप लोग। ये वो लोग थे जो कहते थे नहीं यार, सरकार के साथ नेगोशिएशन करिए, सरकार के साथ फॉर्मल बातें करिए तो जरूर कुछ हल निकलेगा। ये इस टाइप के लोग थे। तो इस वजह से इनकी आपस में विचारधारा बिल्कुल भी नहीं मिलती थी और ये अलग अलग हो गए। 1906 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन करा। अब कांग्रेस के दो पार्ट हो चुके थे, राइट। उनमें से एक पार्ट जो रेडिकल वाला पार्ट था वो धीरे धीरे अपने कांग्रेस कहला ही नहीं पाया, बट जो बचा हुआ था वो कांग्रेस था। उन्होंने क्या करा, मुस्लिम लीग क्या थी, ये भी एक, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, सिमिलरली मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी थी जो मोहम्मद अली जिन्ना इसको लीड करते थे। और इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए, इसका ये रूल था। तो फाइनली मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने 1916 में एक पैक्ट किया कि यार हम आपस में मिलके क्या करेंगे, हम आपस में साथ में काम करेंगे। तो अब बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो मास नेशनलिज्म कैसे बढ़ा। तो मास नेशनलिज्म का मतलब यह है कि अभी तक कुछ कुछ लीडर्स में ये फीलिंग आ रही थी नेशनलिज्म की, बट ये पूरे इंडिया में कैसे मास लेवल पे फैला। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, उसमें ब्रिटिश भी एक पार्ट था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस को ले जाया गया जबरदस्ती कि हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए लड़ो। तो उससे पूरा इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन सिस्टम हिल गया। पहली बात, ऑलरेडी इंडियंस भड़के हुए थे। दूसरी चीज, तुम उनसे जबरदस्ती अपनी लड़ाई हमसे क्यों लड़वा रहे हो, क्या सेंस है इस बात का। द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने धड़ाधड़ टैक्स बढ़ा दिए। इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स ऑफ वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइसेस। अब क्योंकि लड़ाई हो रही थी, पूरे वॉर हो रही थी, तो मिलिट्री का बहुत खर्चा हो रहा था। इन सारी चीजों की वजह से जो सामान, वॉर का जो सप्लाईज थी वो एक्सट्रीमली हाई हो गई, बहुत महंगा हो गया। और फाइनली 1915 में गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से, जो कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही पॉपुलर सक्सेसफुल मूवमेंट जो था अगेंस्ट रेसिज्म मतलब कि तू काला है, तू गोरा है, इसके अगेंस्ट में एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन वो करके इंडिया आए। अब होता है रोलेट सत्याग्रह। 1990 में गांधी जी ने एक नारा दिया, गेव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश दैट कर्ब्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथेंड पुलिस पावर्स। तो रोलेट एक्ट सिंपल ये कहता था कि अगर आप ब्रिटिश सरकार हो तो आप हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को कभी भी उठा के जेल में डाल सकते हो, नो ट्रायल। व्हाट इज ट्रायल, जैसे अगर आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी पुलिस आपको पकड़ने आती है तो जो बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं वो क्या बोलते हैं, अमीर आदमी ये बोलते हैं कि अरेस्ट वारंट कहाँ है, पहले मुझे अरेस्ट वारंट दो, मेरा लॉयर लाओ, ये सब बोल सकते हैं ना। तो आपके पास एक अधिकार है अपने लिए लड़ने का। बट वहीं पे क्या होता है कि अगर रोलेट एक्ट पास हो जाता, जो कि हो गया था, तो ये था कि आपको कोई अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए। एक ब्रिटिश पुलिस वाला जिस बंदे को चाहे इंडिया में उसको पकड़ के जेल में डाल सकता है और सजा दे सकता है विदाउट एनी ट्रायल। कोई उस पर वही नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। तो ये चीज थी। तो 1919 में गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में कि भाई ये तो होने ही नहीं देंगे हम, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। रोलेट सत्याग्रह टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये पहला वो मूवमेंट बना जो कि एक ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट बना। अप्रैल 1919 में देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री। 1919 में ही जब ये रोलेट सत्याग्रह हुआ था, बहुत सारे हड़ताल हुए और कई बार जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भी ऐसी ऐसी चीजें करी, ब्रूटल चीजें, मारना, पीटना, गोली चलाना, इनको दबाने के लिए। और तब होता है
13 अप्रैल को, जो कि रोलेट सत्याग्रह का सबसे खराब पार्ट था। देखो, पूरे रोलेट का सत्याग्रह चल रहा था, लोग बहुत ही अगेंस्ट में थे। तो पंजाब में अमृतसर में बैसाखी का दिन 13 अप्रैल की दिन था, और बैसाखी का फेयर था, ठीक है। एक जगह पे जलियांवाला बाग एक जगह थी, अब वो बंद थी, उसका एक ही गेट था, पतला सा गेट, और कोई गेट नहीं था, उसमें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी। लोग वहां पे इकट्ठा हुए। कहीं से ये न्यूज मिली कि यहाँ पे ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ प्लानिंग होगी, कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल मीटिंग होने वाली है। ये जनरल डायर, जो उस समय वहां पे जनरल था, पुलिस का जनरल, उसको इन्फॉर्मेशन मिली। उसने लिटरल पता है क्या करा, वो अपने लोगों को लेके वहां गया। उसने उस पतले से गेट में पूरा कवर करके वहां जितने लोग थे सबको गोलियों से मार दिया। बच्चे, लड़कियां, लेडीज, आदमी, सबके सब मारे गए, और इसे कहा जाता है ब्लैक डे फॉर इंडिया। अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है, उसका दूसरा वर्ड है। और मोहम्मद अली एंड शौकत अली इनिशिएटेड अ फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द लीडर ऑफ खिलाफत एजिटेशन। तो खिलाफत भी एक मूवमेंट था जो उस समय चल रहा था। इसी टाइम पे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भी कांग्रेस के पार्ट थे, इन्होंने एक फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो लोग क्या है, फाइनल है, मतलब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया जाता था। अब गांधी जी ने सपोर्ट किया उनके कॉल को एंड अर्ज्ड द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट जलियांवाला मैसेकर, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांडेड स्वराज। तो फर्स्ट टाइम गांधी जी ने क्या करा, उसका सपोर्ट को साथ दिया। उन्होंने बोला कांग्रेस को, क्योंकि वो कांग्रेस को उस समय लीड करते थे, कि जलियांवाला बाग में जो हुआ है हमारे हिंदुस्तानियों के साथ, हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। खिलाफत में जो हुआ है हमारे साथ, उसके अगेंस्ट हमें बोलना चाहिए। और हमें स्वराज चाहिए, मतलब अब हमें फ्रीडम चाहिए अपने देश के लिए। द नॉन कोऑपरेशन मोमेंटम इस गेन करता है 1921 में। कब दिया था? 1920 में शुरू हुआ था, 1921 और 22, इन 2 साल में ये बहुत ही फुल फ्लेजेड रहा और लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना छोड़ा। देख रहे हो ना कैसे ऐसे 1947 में जब हम आजाद हुए, उससे पहले कैसे साल बाय साल चीजें बढ़ रही थी, दिख रहा होगा तुम लोगों को। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेज, हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़े, कॉलेज छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी और अपने देश की चीजों को अपनाया। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर्स बॉयकॉटेड। बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे उन्होंने उस सरकारी नौकरियों को लात मार दी। पीपल्स इनिशिएटिव, अब डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स के जो लोग थे, इंटरप्रेटिंग गांधी जी इज कॉल इन ओन मैनर। गांधी जी ने तो बोला नॉन कोऑपरेट करना है, अब अलग अलग कास्ट और अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग अपने अपने रास्तों में इसको अपनाया। जैसे कि खेड़ा, जो कि गुजरात में एक जगह है, पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ ब्रिटिश। वहां पे गुजरात में क्या होता था, ब्रिटिशर्स ने जो है ना पीजेंट से जो रेवेन्यू टैक्स की जो डिमांड थी बहुत ज्यादा कर रखी थी, उससे वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अब गांधी जी ने अगर हमें लीड करा है तो हम भी इसके अगेंस्ट बोलेंगे। उन सब ने क्या करा, हड़ताल कर दी कि भाई अब हम नहीं करेंगे। कोस्टल में बात करें तो आंध्रा और ये इंटीरियर तमिलनाडु रीजन में लिक्कर शॉप्स वर पिकेटेड, मतलब लिक्कर शॉप्स को लूट लिया गया। लिक्कर शॉप्स कंप्लीटली मैनेज होती थी कहां से, अंग्रेजी सरकार मैनेज करती थी और सबसे ज्यादा पैसा वहीं से आता था, उनको लूट लिया गया। गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पे ट्राइबल और जो पुअर पीजेंट थे उन्होंने क्या, फॉरेस्ट सत्याग्रह करे। वैसे ही सिंध में, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान है, मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे और पीजेंट थे वो बहुत एंथुजियास्टिक थे अबाउट द खिलाफत कॉल, कि भाई देश, अब अपना देश हमारा अपना है। बंगाल में भी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन अलायंस जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा कम्युनल यूनिटी को देखा और लोग एक साथ आ गए। वहीं पे पंजाब में अकाली एजिटेशन इन ऑफ द सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंत सपोर्ट बाय द ब्रिटिश। तो अकाली एजिटेशन क्या था कि भाई जो बहुत सारे करप्ट महंत थे, महंत कौन होते हैं, जो बिजनेस के लॉर्ड होते हैं, वो क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार के साथ मिले हुए थे और इनसे जबरदस्ती बहुत टैक्स लेते थे। उन्होंने सबको भगा मारा। जब कब, अकाली एजिटेशन में, अकाली मूवमेंट के नाम से भी याद रख सकते हो, जहां पे सारे सिखों ने इन महंत को हटा दिया था। असम में बात करें तो टी गार्डन के जो लेबरर्स थे, उनसे बहुत पैसे मांगे जाते थे, उन्होंने वो भी अपने अगेंस्ट में करा। अब फाइनली 1920 से 1929 में क्या क्या होता है, महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी व्हेन अ क्राउड ऑफ पेजेंट्स सेट फायर टू पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। अब होता क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है बहुत पॉपुलर। अगर
ये चलता रहता नॉन कॉपरेशन, तो हो सकता है 1932 या 33 में ही हम क्या हो जाते, आजाद हो जाते। बट हुआ क्या कि गांधी जी क्योंकि बहुत ही ज्यादा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, तो चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में ही है, मेरठ के पास शायद, जितना मुझे याद है, वहां पे लोगों ने गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन को, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को जला दिया, और उसके अंदर लोग थे। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्हें लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस तरीके से हमें आजादी नहीं चाहिए। तो उन्होंने एकदम से क्या करा, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया फरवरी में। अब टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बड़ी चीजें ये हुई मिड 20s में कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो आज तक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब ये डायरेक्टली, ये कभी भी क्या करते थे, एक ऐसा ग्रुप था जो सारे हिंदूज साथ में आते थे और देश के लिए काम करते थे, मगर ये पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। मतलब ये किसी सोसाइटी के, जैसे आज भी अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उसको बैकिंग मिलती है बाय आरएसएस। तो बैकिंग मतलब कोई खराब चीज नहीं है कि भाई अगर एक सोसाइटी है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो किसी न किसी पार्टी को तो सपोर्ट करते होंगे ना, तो ऐसे बस वो सपोर्ट करते थे। और ऐसे ही एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी। द डेकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब इस समय कांग्रेस जो थी वो प्रेसिडेंटशिप में थी जवाहरलाल नेहरू की, और फाइनली अब लड़ाई थी किसकी, पूर्ण स्वराज की। बीच में बहुत सारी ऐसी डील हुई थी कि ठीक है हम तुम्हें इतनी दे देंगे, इतनी पावर दे देंगे, बट नहीं, अब बात थी पूर्ण स्वराज, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, आप जाओ हमारा देश छोड़ के निकलो। मार्च टू दांडी 1930 में गांधी जी ने बोला कि वो एक दांडी मार्च करेंगे, क्योंकि सॉल्ट के ऊपर एक लॉ बना था कि भाई हम अपने देश में नमक नहीं बना सकते। हिंदुस्तानियों के लिए रूल पास कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, तुम नमक नहीं बना सकते। गांधी जी को इतना गुस्सा आया, हमारे देश का नमक, तुम हमें कौन होते हो बताने वाले कि हम नमक नहीं बना सकते। उन्होंने एक मार्च करी, और इस मार्च में हजारों, मतलब देखो, गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। वो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गए, जहां पे उन्होंने वो लॉ तोड़ा, नेचुरल सॉल्ट बना के, जो कि सी शोर पे पाया जाता है इस सर्टेन वे में, और इसमें हजारों लोग उनके साथ इस रास्ते में जुड़ते चले जा रहे थे। घर की लेडीज, बच्चे, सारे आदमी, सब उनके पीछे पीछे जुड़ते चले जा रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ, which gave provincial autonomy, and the government announced elections to the provincial legislature in 1937. 47 में आजाद हुए हम पूरी तरह, 37 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ, जिसमें बोला गया कि ठीक है भैया, अब हम केवल दूर ऊपर, मतलब क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि यार हमें भगा ना दें, तो वो कुछ चीजों के लिए हाँ करते जाते। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला ठीक है, एक काम करते, तुम अपनी पार्टीज तो बना ही चुके हो, एक काम करो, तुम अपने इलेक्शंस भी करो और तुम अब अपना देश चलाओ। ऊपर से हम, मतलब ओवर मेन लीड हमारी है, बट तुम अपना देश अब धीरे धीरे खुद चला सकते हो, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमने हाँ नहीं करा तो ये तो हमें मारपीट के भगा देंगे। सितंबर 1939 में 2 years आफ्टर कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, एंड 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्विट इंडिया एंड लेटर, महात्मा गांधी ने डिसाइड करा कि अब वक्त है क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है भैया, हमने स्वराज भी ले लिया, बट अब हमें चाहिए कि तुम हमारा देश छोड़ के निकलो। तो उन्होंने दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि तब था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल्ड एट वंस, बट द मूवमेंट स्प्रेड। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे ही कोई लीडर कोई ऐसी चीज फैलाने की कोशिश करता था, उन्हें जेल में डाल देती थी। जब स्पीच ही नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, बट फिर भी ये मूवमेंट बहुत तेजी से फैल गया था। अब इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े। 1940 में जब मुस्लिम लीग थी, हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, जो कि हुआ। मुस्लिम लीग 1940 में उन्होंने अपनी एक डिमांड दी कि भाई हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए। एक तो हमें चाहिए आपके पाकिस्तान जिधर है, और एक जिधर वेस्ट बंगाल है, जो कि उसके बाद लास्ट में मान भी ली गई थी, इसीलिए वहां पे आज पाकिस्तान और क्या बना, बांग्लादेश बना। 1937 में द कांग्रेस रिजेक्टेड द लीग्स विश टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। देखो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी वो रेजोल्यूशन मानी थी। 1937 में उन्होंने पहले भी ये डिमांड दी थी, बट उसको
वो कर दिया गया था, डिसओबे कर दिया गया था कि भाई तुम्हारी ये तो मान नहीं सकते कि मुस्लिम्स के लिए अलग से वो बना दिया जाए। एट द एंड ऑफ द वॉर 1945 द ब्रिटिश ओपनड नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस लीग एंड देमसेल्फ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 1945 में एंड हुई, ब्रिटिश सरकार के पास सारा पैसा खत्म हो चुका था, उन्हें पता था कि अब हम इंडिया में और समय रूल नहीं कर पाएंगे, तो इट इज बेटर कि डिस्कस कर लिया जाए कि कैसे निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडिया को बुरी तरीके से लूट चुके थे। The talks failed because the league saw itself as the sole spokesperson of India. But ये सारी जितनी भी नेगोशिएशन चल रही थी, ये सब इसीलिए फेल हो गई because the league saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim. क्योंकि मुस्लिम लीग, उन्हें ये लगता था कि केवल वो ही अकेले हैं जो पूरे देश के मुस्लिम्स के लिए डिसीजन ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। एंड इसी के साथ ये चैप्टर अपना होता है खत्म। इस चैप्टर में हमने एक शॉर्ट में देखा कि कैसे कैसे सारी चीजें हुई। आने वाली क्लासेस में आप देखोगे अगले ही साल कि कैसे हम और डिटेल में क्लास 9th में देखेंगे कि हम प्रॉपर एक टाइमलाइन के साथ चीजें कैसे हुई थी। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यस, क्वेश्चन आंसर की वीडियो अभी रह गई है, उसको जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।